हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं कि परमाणु किसे कहते हैं, यानी एटम की डेफिनेशन क्या होती है। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, जिसमें नोट्स भी है, वीडियोस भी है, मॉडल पेपर भी है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी है, बुक्स भी है, सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझो। कोई भी बिल्डिंग जो है वो बनी होती है किनसे? कमरों से मिलकर, ठीक है। और कमरे किससे मिलकर बने होते हैं? ईंट से। और ईंट किससे? कणों से, ठीक है। तो अगर किसी बिल्डिंग का सूक्ष्मतम हम कण बताएं, पूछे, तो आप क्या बोलेंगे? कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। अब बिल्डिंग की जगह बात करते हैं किसी भी वस्तु के बारे में। वस्तु का अगर बात करें कि बताइए वस्तु किससे बनी होती है, तो वस्तु जो है वो बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। और इन सूक्ष्मतम का मतलब होगा इसके बाद उनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हमने विभाजित किया ना, बिल्डिंग को पहले विभाजित किया किससे? कमरों में, कमरों को विभाजित किया ईंटों में, ईंटों को विभाजित किया कणों में, यानी कि उसको आगे से आगे हम तोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर वस्तु को हम तोड़ते जाए तो अंत के अंदर हमें बहुत ही सूक्ष्म कण मिलेंगे। और ये जो है वो बिल्कुल सूक्ष्मतम है, इसका मतलब उनको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? ये है सूक्ष्मतम कण। और इन सूक्ष्मतम कणों को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु। तो परमाणु की अगर परिभाषा देनी हो तो किसी भी वस्तु का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं परमाणु। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार के निर्माण को ध्यान से देखा है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत का निर्माण होता है। हमने अभी बात कर ली ना कि भाई कोई भी इमारत जो होती है वो कमरों से मिलकर बनी होती है, और कमरे मिलकर एक बड़े बिल्डिंग का या इमारत का निर्माण करते हैं। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? रचनात्मक इकाई का मतलब होता है अगर उसको हम तोड़ते जाएं, तोड़ते अगर बिल्कुल सूक्ष्मतम कण तक पहुंचेंगे तो उसकी रचनात्मक इकाई आती है। आप बोलेंगे ईंट किसी एंटी होइल की रचनात्मक इकाई होती है, लेकिन नहीं, ईंट भी किसी चीज से मिलकर बना होता है। वो क्या होते हैं? रेत के या मिट्टी के कण। रेत का छोटा सा कण। इसी प्रकार परमाणु सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई होती है। रचनात्मक इकाई का मतलब होता है कि वह कण जिससे प्रत्येक वस्तु बनी होती है उसी को हम बोलते हैं परमाणु। और परमाणु क्या है? एक रचनात्मक इकाई है किसी भी वस्तु के लिए। क्यों? क्योंकि इस प्रत्येक वस्तु जो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती है उसको परमाणु कहते हैं। और हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो प्रत्येक जो वस्तु होती है वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी उस वस्तु जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी ज्यादा छोटे होते हैं। क्योंकि इसको हम आगे से आगे तोड़ते जा रहे हैं और उस मुकाम तक तोड़ रहे हैं जिस मुकाम के बाद आप इसको किसी भी प्रक्रिया द्वारा, ना तो किसी भौतिक विधि द्वारा और ना ही किसी रासायनिक विधि द्वारा इसको आगे तोड़ा जा सकता है। तो आप इसका बिल्कुल सूक्ष्मतम कण ले रहे हैं जिसको आगे विभाजित किया ही नहीं जा सकता। जब इतना सूक्ष्मतम हम कण ले चुके हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसको देख भी नहीं सकते। अगर नग्न आंखों से आप उसको देखना चाहोगे, किसी भी सूक्ष्मदर्शी की या इसकी बिना इसकी मदद के अगर आप देखना चाहोगे, तो वो जो कण है, वो जो परमाणु है जिससे वो वस्तु बनी हुई है, उसको आप देख भी नहीं सकते। वो इतने छोटे होते हैं, अर्थात अति सूक्ष्म होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर, जैसे लाखों परमाणु जो है
उनको एक के ऊपर एक रखा जाए, लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखा जाएगा, तब जाके जो कागज होता है हमारे पास, उसकी जो पतली परत होती है उतना जाकर वो उतना मोटा बनेगा। तो देखिए, लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा जाए, तब कहीं बहुत कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटाई हमारे को प्राप्त होगी। आप सोच सकते हैं कि उसकी जो परमाणु की जो हम मोटाई की बात कर रहे हैं कि उसकी साइज कितनी होती है, वो इतनी कम होती है कि अगर लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, लाखों परमाणुओं को, तब जाकर वो एक जो पेपर होता है, जो कागज होता है, उसकी जो शीट होती है, उसकी जो मोटाई होती है, उतना जाकर मुश्किल से बन पाएगा। क्योंकि जो परमाणु होता है उसकी जो मोटाई होती है वो नैनोमीटर के अंदर होती है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। अर्थात परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसे किसी शक्तिशाली संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखना संभव नहीं है। आप जैसे कोई नॉर्मल अगर सूक्ष्मदर्शी ले लेंगे और उससे देखने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं परमाणु कहां पर है, तो आप उससे भी देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है नैनोमीटर के अंदर होती है। नैनोमीटर बहुत ही कम होता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। मैंने बात की ना, इसकी जो मोटाई जो नापी जाती है वो नैनोमीटर के अंदर मापी जाती है। जैसे 10 की पावर -9 मीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर का मतलब 10 की पावर 9 नैनोमीटर। आप ये याद रखना। क्या याद रखेंगे? 10 की पावर 9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। अब इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये आप दोनों रिलेशन याद रखना। 10 की पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो फिर भी आप 1 सेकंड के लिए बोल सकते हो, लेकिन 10 की पावर -9 जो मीटर होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। कुछ विशेष तत्वों की परमाणु त्रिज्या की निम्नलिखित होती है। कुछ हम तत्व ले रहे हैं और उनकी त्रिज्याओं की बात कर रहे हैं कि उनकी त्रिज्या कितनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की। हाइड्रोजन परमाणु की होती है 10 की पावर -10 मीटर। ये जितने भी है ना सब मीटर के अंदर है। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की होती है 10 की पावर -10 मीटर। जल अणु यानी कि जो H2O जो होता है उसकी होती है 10 की पावर -9 मीटर। हीमोग्लोबिन अणु उसकी होती है 10 की पावर -8 मीटर। रेत का जो कण होता है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो ईंट बनी होती है, उसकी होती है 10 की पावर -4 मीटर। चींटी की होती है 10 की पावर -3 मीटर और सेब की होती है 10 की पावर -1 मीटर। तो ये हो गए कुछ तत्वों के परमाणु की त्रिज्या की। सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है, जो परमाणु होता है, वो होता है हाइड्रोजन, जिसकी अभी हमने बात की थी ना। उसकी त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर यानी कि नैनो से भी और ज्यादा छोटी होती है। तो सबसे सूक्ष्मतम हाइड्रोजन परमाणु होता है जिसकी परमाणु त्रिज्या 10 की पावर -9 यानी 0.037 गुणा 10 की पावर 9 मीटर या फिर 0.037 नैनोमीटर होती है। जब परमाणु का आकार इतना ही सूक्ष्म होता है कि इसे नगण्य माना जा सकता है, तो हम इसके बारे में इतना अधिक क्यों सोचते हैं? अब ये भी प्रश्न ठीक है कि भाई जब परमाणु इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है, फिर भी हम उसकी हेडेक इतनी क्यों लेते हैं, उसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, ये भले ही इतना छोटा होता हो, लेकिन आप जितनी भी चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास कहीं पर भी, या कुछ भी इमेजिन करते हैं, वो सभी चीज़ें परमाणुओं से ही मिलकर बनी होती हैं। भले ही ये छोटा हो, लेकिन सभी जो चीज़ें होती हैं वो परमाणुओं से ही मिलकर बनी होती है। क्योंकि किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु ही होते हैं, भले ही ये बहुत ही छोटे हों। और नगण्य मानकर आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो इनका आकार है। अब छोटा है तो क्या करें? हमें इसके बारे में इसलिए सोचना आवश्यक है क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से निर्मित है। जो हमारा विश्व जो है वो परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है।
चाहे उन्हें देखना संभव न हो, चाहे से हम भले ही उनको अपनी आंखों से देख नहीं पाए परमाणुओं को, लेकिन ये बात सच है कि जो विश्व है हमारा, हर एक चीज जो है विश्व के अंदर, वो सभी परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। फिर भी वे यहाँ उपस्थित हैं और हमारे सभी क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। वर्तमान में हम आधुनिक तकनीकों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप आदि की मदद से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों की सहायता से देख सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु साफ दिखाई देते हैं। जो आधुनिक जितने भी माइक्रोस्कोप जो है, सूक्ष्मदर्शी जितने भी यंत्र हैं जो आधुनिक हैं, उनकी मदद से हम परमाणुओं को भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब। आपने जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर अब देखेंगे ना, बहुत ही डीप के अंदर, तो ये है सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब। इस प्रकार से हमारे को दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि छिद्र जो है, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही छोटा आकार है उसका। प्राचीन काल से ही द्रव्य यानी पदार्थ के अनंत अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से हमेशा भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक चकित होते रहे हैं। भारत में बहुत पहले से ही लगभग 500 ईसा पूर्व पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में विचार व्यक्त किया गया था। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक तथा दार्शनिक महर्षि कणाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जब परमाणु की बात करते हैं ना, तो कणाद की बात भी करते हैं। महर्षि जो कणाद है ने प्रतिपादित किया था कि, यहां से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। बहुत साल पुराना, जब 500 ईसा पूर्व भी हमारे जो महर्षि कणाद हुए थे, उन्होंने भी बता दिया था कि जो भौतिक जगत है यानी कि जो संसार है, वो बहुत ही छोटे छोटे, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर हमारा जो संसार है, भौतिक जगत है, वो बना हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अगर हम द्रव्य यानी जो पदार्थ होता है का विभाजन करते जाएं, पदार्थ को तोड़ते जाएं और छोटे में और छोटे में और छोटे में, तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं जाएंगे और अंत में एक समय सीमा ऐसी आएगी जब अंत में एक कण ऐसा प्राप्त होगा जिसको और आगे आप विभाजित नहीं कर सकते, और आगे आप उसको तोड़ नहीं सकते। और जो वो कंडीशन आती है जहां पर आप उसको और विभाजित नहीं कर सकते, उसी कण को हम बोल सकते हैं परमाणु। सूक्ष्मतम कण अविभाज्य ही रहेगा। इसी अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को महर्षि कणाद द्वारा परमाणु कहा गया। जो लास्ट में हमारे को अगर किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं और अंत में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि और आगे उसको आप विभाजित नहीं कर सकते, और उसी को हम, जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने उसको परमाणु बोला। परमाणु का इन्होंने नाम दिया जैसे परम प्लस अणु। परम का मतलब, इसका मतलब हो गया कि ऐसा अणु जिसको और आगे आप विभाजित नहीं कर सकते, तो परम प्लस अणु, इसको मिलाकर परमाणु कहा गया। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पखुदा कात्यायन ने इस संकल्पना को विस्तार से समझाया और कहा कि ये कण अधिकांशतः संयुक्त रूप से ही पाए जाते हैं, जो हमें पदार्थों के अलग अलग रूपों को प्रदान करते हैं। फिर देखिए, विख्यात इतिहासकार टी.एन. कोलेबुरक ने लिखा है कि यूरोपियन तथा ग्रीक वैज्ञानिकों की अपेक्षा महर्षि जो कणाद थे, उनका अणुशास्त्र विश्वसनीय था। यानी कि उन्होंने जो परिभाषा दी थी कि भाई किसी भी जो हमारा भौतिक जगत है, जितनी भी चीजें हैं, वो सभी बिल्कुल सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम परमाणु कहते हैं, वो अधिक विश्वसनीय था। तथा उन्हीं की परिकल्पनाओं को आधार बनाकर अन्य वैज्ञानिकों ने शोध कार्य किया। लगभग 913 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 913 ईसा पूर्व भी जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने परमाणु सिद्धांत भी प्रतिपादित कर दिए थे। लगभग उसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियूसिपस ने भी सुझाव दिए थे कि यदि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त हुए कण का पुनः विभाजन संभव नहीं हो सकेगा। अगर किसी भी पदार्थ को हम तोड़ते जाएंगे, विभाजित करते जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि और उसको आगे विभाजित नहीं कर सकते और उसको आगे तोड़ नहीं सकते, और इसी कंडीशन को उन्होंने परमाणु नाम दिया।
और उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य या एटम कहा था। किंतु ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक जो हम बात कर रहे हैं वो हम प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे, केवल विचारों में बात कर रहे हैं कि हमारा जो संसार है वो ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और इन कणों को उन्होंने नाम दे दिया कि भाई वो है परमाणु, और परमाणु को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया कि भाई मैं ये परमाणु ले रहा हूँ, मैं ये कोई पदार्थ ले रहा हूँ, फिर मैंने उसको तोड़ा, फिर हमारे को ये मिला, फिर उसको और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, और एक कंडीशन ऐसी है कि हमारे को ये जो एटम जो परमाणु हमारे को प्राप्त हुआ उसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक हम सिर्फ दार्शनिक विचारों की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ सोच बता रहे हैं, वो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहे हैं। इन विचारों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोग नहीं किए गए थे। यहाँ तक उन्होंने सिर्फ विचार दिए थे, 18वीं शताब्दी तक किसी भी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाए थे कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है। जब 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों व यौगिकों के बीच अंतर को समझाया, तब स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे और क्या संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। यह है भाई महर्षि कणाद, जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महर्षि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक कहा जाता है। परमाणु शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। सर्वप्रथम परमाणु की संकल्पना का आधार इन्होंने ही रखा। इनके बारे में ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, किंतु कहा जाता है कि इनकी खाना या भोजन एकत्र करने के तरीके से ही इनका नाम कणाद पड़ा था। बोला जाता है कि ये क्या करते, खाना इनके पास था नहीं, महर्षि आदमी थे, तो ये खेतों में चले जाते थे और वहां पर किसान जो है वो अपनी फसल को इकट्ठा करके, जैसे गेहूं निकाल रहे हैं तो उसको इकट्ठा करके, और लास्ट में कोई थोड़े बहुत दाने बच जाते थे तो वो ये सोचते थे कि भाई इन दानों को जो पक्षी है वो खा लेंगे। अब महर्षि कणाद जो है वो उन दानों में से जो पक्षी खा चुके थे और फिर भी बच जाते थे, उन दानों में से वो चुग कर और फिर उनको खाते थे। तो इस प्रकार से वो जो दाने जो कण जो थे वो चुग कर खाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था कणाद। कहा जाता है कि जब ये भोजन एकत्र करने के लिए खेतों में जाते थे तो वहीं रुक जाते थे। जब सुबह किसान अपना अनाज काट कर ले जाते थे तो बचा हुआ अनाज चिड़ियों के लिए छोड़ देते थे, तो उनके बाद जो अनाज बचता था उसे ही महर्षि अपने लिए चुनते थे। लोगों ने इन्हें कणाद कहकर बुलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये कणों को चुना करते थे। मैं बता रहा हूँ ना, कणों को चुनकर और फिर उसको इकट्ठा करके फिर उसको खाया करते थे। कणों को चुनने की प्रक्रिया के दौरान इन्होंने उसकी प्रकृति पर गौर किया तथा सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि इनके अनुसार अगर कणों को निरंतर छोटा या विभाजित किया जाए, यहीं से इनके दिमाग में आइडिया कि कणों को अगर छोटा तोड़कर उनको और छोटा कर दिया जाए, फिर और छोटा, इस प्रकार से अगर उनको आगे से आगे तोड़ा जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जो हमारे को अंतिम जो कण प्राप्त होगा उसको आगे आप विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने एक निश्चित स्थिति के पश्चात और छोटा नहीं किया जा सकेगा, जिसे इन्होंने परम अणु कहा। ऐसा अणु जिसको और आगे आप विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या बोला? परम अणु। और इसको जब मिला दिया गया तो हमारे पास क्या बना? परमाणु। आगे चलकर डेमोक्रिट्स नाम के दार्शनिक द्वारा उस परम अणु यानी परमाणु को एटम कहा गया। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। हमारे को सिर्फ इतना पढ़ना था कि परमाणु क्या होते हैं, उसकी हिस्ट्री वगैरह, महर्षि कणाद के बारे में। तो सिर्फ जो परमाणु है आपको याद क्या रखना है, परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे ही
परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो परमाणु की एक परिभाषा हो गई कि